अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सादिया की लाइब्रेरी में खुशामदीद। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। वो ताज्जुब से बोला, अपन ने इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। अपन राजा को देखने का तड़प रखता था। पीरू दादा, मुझे यकीन है कि तुमने इधर बम्बई में जो नाम बनाया है वो अपनी बहादुरी और सूझबूझ से बनाया है। उस्ताद, बोलो बोलो, काम बोलो। दादा, हम बहुत साफ साफ बात करने आए हैं। बात अजीब है, लेकिन कोई फैसला करने से पहले तुम ठंडे दिल से सोच लेना। बोलो दादा बोलो, अपन वादा करता है, अपन सोच समझ कर जवाब देगा। अब उनको काम बोलो, इधर उधर की बात मत करो। पीरू दादा, हम तुमसे कुछ दिनों के लिए तुम्हारा अड्डा चाहते हैं। क्या? तुम क्या बोलता है उस्ताद विठल? वो खड़ा हो गया। बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ, मेरी बात गौर से सुनो। हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारा अड्डा चाहते हैं। मैं इसके बदले में तुम चाहो तो हम तुम्हें इसके बदले में तुम चाहो तो हम तुम्हें राजा का पाड़ा, कलकत्ते का अड्डा और फैजाबाद का अड्डा तीनों एक साथ पर्ची लिख कर दे सकते हैं। पर ये तुम क्या बोलता है उस्ताद विठल? वो हज़ियानी अंदाज में बोला। कमरे की दीवारों से लगे हुए उसके तीनों आदमी चुकन्ने हो गए। ऐसे कैसे होता है उस्ताद विठल? ऐसा हो सकता है पीरू दादा, तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। विठल आहिस्तगी से बोला, ये अड्डा तुम्हारा है। हम तुमसे इसे सदा के लिए नहीं मांग रहे हैं। हमको इस अड्डे की आमदनी से भी कोई गरज नहीं है। वो सब तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की। हम तो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ये अड्डा लेना चाहते हैं। तुम सोच लो। सोचना कैसा उस्ताद? वो तुर्शी से बोला, क्या तुम यही बोलने आया है? हाँ, विठल ने शाइस्तगी से कहा, हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। तुम कलकत्ते का उस्ताद विठल है? वो बुलंद आवाज से बोला। अपन नहीं समझता कि उस्ताद होके ऐसा बात बोलता है। अगर इसे सौदेबाजी के तौर पर देखा जाए तब भी ये सौदा बुरा नहीं है। विठल कलेजे में किसी कदर तुंदी आ गई। लेकिन हम सौदेबाजी करने के लिए नहीं आए, हम तुमसे और ही बात कह रहे हैं। पीरू दादा, हम ये अड्डा तुम्हारा हक समझते हैं। ये तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। हमको मालूम है तुमने इसे कैसे हासिल किया होगा और तुम्हें इसे अपने पास रखने के लिए कितने जतन करने पड़ते होंगे। हर उस्ताद को यही करना पड़ता है। मुझे हैरत हुई, इस किस्म की बातें मैंने झींगा से कही थी, लेकिन विठल का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। अपन का मगज फिर जाएगा। वो सर पकड़ते हुए बोला, मैंने पहले ही कह दिया था, बात बड़ी है और नई भी है। पर तुम अपना दिल और सर खोल दो तो ऐसा कर सकते हो। हमारी बात का एतबार करो दादा। अड्डे पर तुम्हारे ही आदमी रहेंगे, बस हुक्म हमारा होगा। हम अपने आदमी यहाँ नहीं लाएंगे। हमारी बात मान लो, ऐसा करके देखो। तुम उस्ताद विठल हो? वो कह के लगाने लगा। उसके कह के रुके तो विठल ने संजीदगी से कहा, पीरू दादा, हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि अब तुम ये अड्डा चलाने के लायक नहीं हो, और ना तुमसे ये कह रहे हैं कि उस्तादों की तरह पंजा आजमा के ये अड्डा छोड़ दो। वैसे अगर तुम चाहो तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। उस्ताद जामू राजा, मुझ में से तुम जिसे चाहो अपने लिए चुन सकते हो। हो, वो फुनकाने लगा। उसने चौकी पर जोर से घूंसा मारा, मगर विठल की नजरें झुकी हुई थी। पीरू चंद लम्हों तक तिलमिलाता रहा। उसके आदमी चौकी के नजदीक आ गए थे। अचानक वो बेहस्सो हरकत होकर हमें घूरने लगा। कोई उस्ताद दो ही बातों से अड्डा छोड़ता है, या तो वो मर जाए या कोई दूसरा उससे अड्डा छीन ले, मगर एक तीसरी बात भी हो सकती है। पीरू दादा, विठल ने नरमी से कहा, वो ये कि जो कुछ हम कह रहे हैं तुम इस पर अमल करो। ये कोई हुक्म नहीं है, हम तुमसे मिन्नत कर रहे हैं। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अपन को शक है कि तुम ही उस्ताद विठल हो। तुम कलकत्ते का राजा हो? नहीं नहीं, अभी तुम्हारा मगज फ्रीला हो गया है। इतनी बेइज्जती मत करो पीरू दादा। विठल ने आंखें चढ़ाकर कहा, कोई और तुम्हारे पास इस तरह नहीं आ सकता था। तुम अड्डा क्यों लेना चाहते हो? ये बात की बात है। पहले तुम अड्डा मेरे हवाले करने की बात करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस हालत में तुम उसे दोगे मैं उसी हालत में से वापस कर लूंगा। हमारे तुम्हारे दरमियान सिर्फ बात की बात है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस्ताद विठल, अड्डा अपन ने बाजू से हासिल किया है। उसने सर उठाते हुए कहा, और कोई से बाजू ही से ले सकता है, और कोई से बाजू ही से ले सकता है। लेकिन तुम बड़ी मसरी की बात बोलते हो। अपन को ये कैसे पता चलेगा कि तुम ही उस्ताद विठल हो? अगर तुम विठल हो तो अपन ने नाम जरूर सुना है, पर अपन इस तरह कैसे तुमसे आगे बात करे? मैं नहीं चाहता कि मैं और तुम आमने सामने आए, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए जरूरी है तुम अपने किसी आदमी को इशारा करो। तुमको भी पता चल जाएगा, विठल ने नागवारी से कहा। पीरू दादा कुछ सोचने लगा। चंद लम्हों के तजबज़ब के बाद उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी बार बार चाकू उछाल रहा था और हमें सुरख सुरख नजरों से मुसलसल घूर रहा था। वो बहुत फुर्तीला मालूम होता था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। वो कद का लंबा और जिस्म का मजबूत था। विठल ने उसे नहीं देखा। माफ करना उस्ताद विठल, विठल ने चौंक कर देखा। ये माछी है, इसे अपने चाकू पर बड़ा मान है, इसे चाकू छीन लो। विठल की आंखों में खून उबलने लगा। पीरू दादा, माछी का मान मत तोड़ो, अभी इसे बहुत कुछ करना है। तुम बात करो। माछी के बाद तुमसे जरूर बात करूंगा। माछी के बाद मैं तुमसे जरूर बात करूंगा। उस्ताद विठल नहीं उठेगा, माछी को मैं देखूंगा। जामू ने पहली बार जुबान खोली। उस्ताद विठल की बेइज्जती मत करो पीरू दादा। तुम में से कोई भी हो, अपन को कोई इतराज नहीं। इसे मैं देखता हूँ, मैंने उठते हुए नरमी से कहा।
जामू ने मुझे धक्का देकर बिठा दिया और फुर्ती के साथ चौकी से उतर गया। उसने न जाने किस लम्हे अपना चाकू खोल लिया था। उस्ताद विठल, इजाजत है? वो चाकू लहराते हुए बोला। विठल ने गर्दन हिलाई और जामू बिजली की तरह तड़प कर पलटा। उसके हाथ में बड़ी लचक थी। जामू ने इंतजार किया। माची उस पर हमला करने के लिए फर्श पर थिरकने लगा। उसके बरक्स जामू एक जगह जमा खड़ा था। जामू ने 2-3 मरतबा उसे मुतजलजल करने के लिए मुख्तलिफ जावियों से अपने जिस्म की फबकियां दी। वो एक कदम आगे बढ़ता और अपना कदम फिर पीछे हटा लेता। उसकी गर्दन आगे निकली हुई थी और आंखें माची के चाकू की नोक पर जमी हुई थी। फबकियों से माची को गुस्सा आ गया। मुझे अंदाजा था कि जामू सिर्फ चंद लम्हों में फैसला करने की कोशिश करेगा। वो शायद इस बात के इंतजार में था कि माची हमले में पहल करे। माची भी पूरी तरह मुस्तैद था। उसका जिस्म रवां दवां था। उसे चाकू पकड़ना आता था। मुझे अफसोस हुआ कि जामू मुझसे पहले चला गया। पीरू ने गौर नहीं किया। हालांकि विठल ने पहले कह दिया था कि ये फैजाबाद का उस्ताद जामू है, मगर पीरू का मतलब भी कुछ और था। जामू और माची एक दूसरे को तोलते रहे। माची ने हमला करने में पहल नहीं की। जामू अपना चाकू फेंकता हुआ चीते की तरह उछल के चश्मोज़न में उसके सर पर पहुंचा। चाकू गिरने की आवाज माची ने भी सुनी होगी। उसने उस तरफ देखा ही था कि दूसरे ही लम्हे उसका चाकू वाला हाथ जामू के पंजे में था। जामू ने इधर माची का हाथ मरोड़ा और देखते ही देखते उसे अपने कंधे पर रखकर उसका भारी जुस्सा एक झटके से फर्श पर पटक दिया। माची ने फिर भी चाकू संभाले रखा, लेकिन जामू ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। जामू उस पर पूरी तरह हावी आ चुका था। उसने उसके गले पर जूता रख के हाथ मरोड़ा। माची की उंगलियों से चाकू दबाया नहीं जा सका। चाकू गिरते ही जामू ने माची को छोड़ दिया और अपने बाल दुरुस्त करता हुआ चौकी पर आकर बैठ गया। जामू ने कोई नया दाव नहीं आजमाया था। उसने सारी तवज्जो तेजी और फुर्ती की तरफ दी थी, क्योंकि फैसला चंद ही लम्हों में होना चाहिए था। पीरू ने चौकी पर खड़े होकर दोनों हाथ फैला दिए। जामू दोबारा उठकर उसके गले से लग गया। सुना था, पर सिर्फ सुना था। वो उसे जोर से लिपटाते हुए बोला, उधर दिल्ली पार बड़ा बड़ा बांका पड़ा है। उस्ताद विठल, माफ करना, अपन को माफ करना। तुम्हारी तसल्ली हो गई पीरू दादा, अब काम की बात करो। काम की बात क्या करे, तुमने अपन का सर झुका दिया। नहीं पीरू दादा, ये अड्डा तुम्हारा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तुम्हारा माल तुम्हारे पास रहे, हमें वापस अपने अपने शहर जाना है। हम इधर मुंबई में नहीं रहना चाहते। अपन को अब तुम्हारी हर बात पर एतबार है। वो जोश में बोला, आज से ये अड्डा तुम्हारा है, और बोलो अपन के पास क्या है। विठल ने आगे बढ़कर से भींच लिया। पीरू दादा, यही बहुत है कि तुम यहाँ के बादशाह हो। बस यही बहुत है, तुम यहाँ के बादशाह हो, तुम यही रहोगे। आओ अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चलो, वो बेकाबू आवाज में बोला। विठल उसके साथ अंदर कमरे में जाने लगा। पीरू जाते जाते पलट पड़ा और अपने आदमियों पर बरसा। हाई, अभी चौकी हाली पड़ा है। उस्ताद विठल आया, साला तुम लोग खड़ा खड़ा क्या देखता है। वो धाड़ता हुआ बोला, मेहमान के लिए कुछ लाओ, कमरा भर दो। विठल उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। उनके जाते ही छीदा जामू के गाल चूमने लगा। पीरू के आदमी भी हमारे साथ बैठ गए थे। माची भी फर्श से उठकर जामू से लिपट गया था। वो सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। विठल की बात अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। चौकी पर खाने पीने का सामान का अंबार लगा दिया गया। सब ने विठल और पीरू की वापसी का इंतजार किया। वो दोनों बहुत देर में बाहर निकले, लेकिन दोनों एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाले हुए थे। पीरू बहुत खुश नजर आ रहा था। मैं अंदाजे ही लगा सकता था कि उन्होंने अंदर क्या बात की होगी। पीरू ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो फला फला आदमी को फौरन पाड़े पर बुला लाएं। जितनी देर में लोगों ने आना शुरू किया, इतनी देर में हम सब खाना खाते रहे। पीरू विठल के करीब बैठा उसकी हाथरें कर रहा था। कमरे में किसी दावत का मंजर नजर आता था। खाने पीने से फारिग होने के बाद पीरू विठल की कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से बोला, साला लोग, जरा अपन की बात सुनो। ये अपन का दोस्त उस्ताद विठल है, और ये उस्ताद जामू है, और ये राजा है। अपन आज से पाड़े का सारा इंतजाम विठल उस्ताद को देता है। तुम साला किसी को कोई टोक हो तो अपन को भी बोलो। सब हैरानी से पीरू को देखने लगे। मजमा पर खामोशी छा गई। लोग कसमसाने और एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। आज से तुम लोग उस्ताद विठल, उस्ताद जामू और उस्ताद राजा की बात सुनेगा। जो ये बोलेगा करेगा। ये पाड़ा पीरू दादा की जगह उस्ताद राजा का पाड़ा समझा जाएगा। अपन का ये फैसला दूर दूर जाके बोल दो। राजा का पुराना पाड़ा बालमहा का पाड़ा भी इसी पाड़ी में मिल गया है, इसी पाड़े में मिल गया है, समझा। वो चीखकर बोला, जिस साला को पीरू की मर्जी पसंद नहीं है वो इलाके से कल्टी हो जाए। अपन भी इधर ही रहेगा, पर उस्ताद विठल के दोस्त का माफक। अपन कुछ नहीं बोलेगा, और अपन आगे कुछ बोले तो अपन की बात सुनने से इनकारी कर दो, समझा। वो दोबारा चिल्लाया। वो सब गुंग हो गए थे। किसी ने कोई इतराज नहीं किया। हर शख्स की पेशानी पर शिकने पड़ गई थी, मगर पीरू की बातों में कोई पेचीदगी नहीं थी। पीरू चुप हुआ तो विठल ने ऊंची आवाज से कहा, सब कुछ इसी तरह रहेगा, किसी काम में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बात हमारी चलेगी। दादा को वहीं छोड़ा और फिर मुझे और पीरू दादा को अपने साथ लेकर चल पड़ा। बाहर कई टैक्सियां तैयार खड़ी थीं। एक टैक्सी में हम तीनों बैठे, दूसरी और तीसरी में पीरू दादा के अड्डे के आदमी बैठ गए। जब हम अपने पाड़े पहुंचे तो हमारे साथ पीरू और उसके साथियों को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पाड़े में कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया।
विठल ने पीरू को इज्जत के साथ चौके पर अपने साथ बिठा लिया। शद्दू की लाश आ गई थी, लेकिन हमारी वजह से उसे रोक लिया गया था। पीरू का ख्याल था कि शद्दू के जनाजे में तीनों पाड़ों के लोग शरीक हों और उसे धूमधाम से उठाया जाए, मगर विठल ने उसकी राय मुस्तरद कर दी। शद्दू के मुर्दा जिस्म पर फूल ही फूल बिखरे हुए थे। पीरू ने उसकी माँ के लिए फौरन 3,000 रुपए नकद और 50 रुपए माहाना वजीफे का ऐलान किया। मैंने अपना ऐलान मुंह में दबाए रखा। शद्दू का चेहरा खून में लथड़ा हुआ था, उसकी बाएं आंख कट गई थी। आखिरी रसूम के लिए उसकी लाश उठाई गई तो पाड़े के बहुत से लोग बुरी तरह रोने लगे। जोरा ने बताया कि रतन की हालत अब किसी कदर बेहतर है और उसे होश आ गया है। उसे हदायत कर दी गई है कि वो अपने बयान में तेवाड़ी के आदमियों का नाम ना ले। मुझे अभी तक अस्पताल जाने का वक्त नहीं मिला था। कुछ देर पाड़े में ठहर के विठल, पीरू, कांते और मैं इलाके में गश्त के लिए निकले। शद्दू की मौत की वजह से इलाके भर में बेचैनी पाई जाती थी। हमें मौजूद पाके लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नुमाया हुआ। हमारे पीछे पीछे बहुत से आदमी चल रहे थे। मार्टी और टिड्डा भी उनमें मौजूद थे। मार्टी मुझसे बात करने के लिए बहुत बेताब था। पीरू ने यहाँ भी अपना ऐलान दोहराया था। सब मुतगय्यर थे कि उसने अपना पाड़ा मेरी निगरानी में दे दिया है। इसके बावजूद हमारे साथ मौजूद है। शद्दू शाम को सादगी से दफन कर दिया गया। पाड़े के चंद ही लोग जनाजे में शरीक हुए। उसके महल्ले के लोगों की तादाद ही कम नहीं थी। अंधेरा छाने से पहले पीरू वापस चला गया, मगर उसके कई आदमी हमारे पाड़े में रह गए। रात हुई तो मैंने विठल के कहने से पहले पेशबंदी कर दी कि मैं आज रात घर नहीं जाऊंगा। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। उस रात वो खुद मुझे अपने साथ घर ले आया। मार्टी और टिड्डा भी हमारे हमरा थे। मेरा ख्याल था कि विठल रात भर आराम करेगा, लेकिन टैक्सी बाहर खड़ी रही और वो जुलीन और चंपा से चंद बातें करके वापस चला गया। टिड्डे को मेरे पास ही छोड़ गया। कैसी अजीब बात थी। इन हालात में वो मुझे घर में आराम करने के लिए कहता था। मैंने रात गए घर से निकलने की ठानी, मगर गली में चंद कदम चल के वापस आ गया। शहर के दूर दराज इलाकों तक पीरू की सबकदोशी और उसके अड्डे पर मेरे और विठल के कब्जे की खबर पहुंच गई थी। 3 दिन गुजर गए। दूसरे लोगों की तरह मैं ये सब कुछ एक तमाशे की तरह देखता रहा। इलाके में फिर कोई वारदात नहीं हुई। दूसरे ही दिन तेवाड़ी के चंद आदमी टूट के पीरू के पाड़े में शामिल हो गए, यानी उस पाड़े में जो मेरे नाम से मौसूम था। उनका बहुत एहतियात से खैर मकदम किया गया। तीसरे दिन इलाके से पुलिस भी हट गई। अब विठल का ज्यादातर वक्त पीरू के अड्डे पर गुजरता था। कांते और जामू कभी इधर कभी उधर दोनों जगह आते जाते रहे। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई खास बात नहीं बताई। विठल जब कोई बात बताना पसंद नहीं करता था तो फिर कोई भी उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। वो पीरू के अड्डे में बैठा हुआ ऐसा लगता था जैसे वहां का पुराना आदमी हो और कलकत्ते का अड्डा बंबई में मुंतकिल हो गया हो। पीरू ने उसके लिए यहाँ भी हुक्के का इंतजाम कर दिया था। वो अमूमन उसके साथ ही रहता था, मगर विठल की किसी बात पर जुबान नहीं खोलता था। बस मुस्कुराता रहता था और विठल को अहकाम देते हुए देखता रहता था। वो तीसरा दिन ही था कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कुछ तन्हाई मिली तो मैंने तलखी के साथ विठल से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? जो तू चाहता है, वो हंसकर बोला। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने नाराजी से कहा। क्या तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? वो नरमी से बोला। तुमने किला जरूर बना लिया है, मगर पहले किला बना लेना अच्छा होता है लाडले। तू ही तो कहता था कि तिवाड़ी बहुत बड़ा उस्ताद है, आधी बंबई उसके पास है, हर तरफ उसके आदमी फैले हुए हैं और उसे किसी बात में लाज नहीं है। तूने उसके मुतालिक बहुत सी बातें बताई थी। बड़े उस्ताद के लिए इंतजाम भी बड़ा करना पड़ता है। काम मुनासिब तरीके से होना चाहिए ना। अपनी भी इज्जत की बात है लाडले, और फिर तुझे जल्दी भी है। मेरा भी इस शहर में दम घुट रहा है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैंने नागवारी से कहा। अभी मैं तुझे क्या जवाब दूं रे? कुछ मुझे भी तो बताओ। सब कुछ तेरे सामने है। वो इसी तरह की बातें करता रहा। आखिर मैंने तंग आकर उसे बात करना ही बंद कर दिया। जामू और पीरू भी वहां आ गए थे। होते होते 1 हफ्ता गुजर गया। विठल और जामू पीरू के इलाके में सुबह शाम गश्त करते थे। इलाका बड़ा था, लेकिन वो मीलों पैदल निकल जाते। कभी पीरू उनके साथ होता, कभी वो तनहा होते। रात गए विठल मुझे घर वापस भेज देता। तीनों पहाड़ों में गैर मामूली सरगर्मी पाई जाती थी। अजब अजब कहानियां मशहूर हो गई थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। विठल शायद ही किसी वक्त आराम करता हो। मैं सुबह आता तो उसकी आंखें सुर्ख देखता। वो यकीनन रात भर जागता रहता था। कई बार मेरे जी में आई कि उससे कहूं कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, और फिर तुम एक अजनबी जगह बैठे हुए हो, किसी वक्त भी कोई सरफिरा नाराज हो सकता है। मगर मुझे उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तीनों पहाड़ों के आदमी उसके इशारे के मुंतजर रहते थे। हर वक्त चाकूबाजी और जोर आजमाई की मशकें जारी रहती थी। चाकू में कांते का हाथ बहुत रवां था। वो पीरू के अड्डे के जोरावरों से जोर आजमाई करता रहता था और सबको दंग कर देता था। विठल मौजूद होता तो वो कांते के सामने नहत्ता खड़ा हो जाता। कांते उस पर चाकू लेकर झपटता और मुख्तलिफ दाव आजमाता। विठल खुद को बचाता रहता और आखिर कांते के हाथों से चाकू छीन लेता। पीरू का खास आदमी माची अब विठल के गिर्द बैठा रहता और जब भी मौका मिलता उसके पांव दबाने लगता। पाड़े के दूसरे लोगों का भी यही हाल था। 10वें दिन रात को हलाफे तवक्का विठल ने मुझसे घर जाने के लिए इसरार नहीं किया। जामू और कांते देर से गायब थे। अड्डे पर सुकून छाया हुआ था।
پیرو کچھ بے چین نظر آ رہا تھا، لیکن وٹھل کے چہرے پر تشویش کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اب تم کلکتے آنے کا ارادہ کب کرو گے پیرو دادا؟ وٹھل کی آواز گونجی۔ وٹھل بھائی جیسے ہی ٹائم ملا اپن ادھر بھاگے گا، پیرو مچل کر بولا، پر اپن ابھی تم کو جانے نہیں دیں گا۔ مجھے بہت دیر ہو گیا پیرو دادا، تم نے ہماری بات رکھ لی، میں سدا سے یاد رکھوں گا، وٹھل نے ملائمت سے کہا۔ شرمندہ مت کرو وٹھل بھائی، پیرو نے وٹھل کے ہاتھ پکڑ لیے، کبھی کسی بات کی ضرورت ہو تو ہم کو لکھنا، اپن کا جی کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلے۔ نہیں پیرو دادا، ابھی تم کو بمبئی میں بہت کام کرنا ہے۔ میں حیرانی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وٹھل کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی اور آنکھیں بھاری تھی۔ وہ باتیں پیرو سے کر رہا تھا اور زور زور سے بال میرے نوچ رہا تھا۔ گھنٹوں گزر گئے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کچھ مجھے اندازہ ہو چلا تھا، میری رگوں میں خون کا دوران تیز ہو گیا تھا۔ دیر ہو گئی، اچانک پیرو نے اس طرف سے کہا۔ وٹھل نے منہ بنایا، راستے میں ہی ہوں گے۔ ابھی اس نے ایک گہری سانس ہی لی تھی کہ باہر گاڑیوں کا شور ابھرا۔ پیرو نے بے قراری سے وٹھل کو دیکھا۔ وٹھل نے گردن ہلائی اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی تھی، تیز تیز چاپے، سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھی، فقطاً کئی چہرے دروازے پر نمودار ہوئے۔ میری آنکھیں دھندلا گئی، میں جھٹ اچھل کر دروازے کی جانب بھاگا۔ کانتے اور جامو خون میں لت پت تھے، ان کے کپڑے لال ہو گئے تھے، لیکن وہ دونوں اپنے قدموں سے فرش پر کھڑے تھے۔ کانتے کی پیشانی اور کنپٹی سے خون بہ رہا تھا، جامو کا سارا بازو سرخ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اونچے قد اور کسے ہوئے جسم کا ایک زخمی شخص موجود تھا، وہ نہایت بچھڑا ہوا اور سخت مشتعل نظر آ رہا تھا۔ میں اسے نہیں پہچانا۔ جامو اور کانتے اسے لیے لیے آگے آ گئے۔ ان تینوں کے پیچھے ایک ہجوم تھا، کئی آدمی زخمی تھے، زورا بھی تھا، چیدہ بھی تھا، ماٹی بھی تھا، بالمہا کے پاڑے کے بھی کچھ لوگ تھے، ماچھی بھی تھا اور پیرو کے پاڑے کے کئی آدمی بھی تھے۔ وٹھل بھائی، اوپر والے نے لاج رکھ لی، جامو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اسے زندہ لے کر آیا ہوں۔ جامو، مجھے یقین تھا کہ تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ وٹھل نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کانتے کو زور سے پکڑ لیا۔ کانتے، یہ کیا ہے؟ میں نے وحشت سے کہا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم تیواڑی کو لینے گئے تھے لاڈلے راجا۔ اس نے مسکرا کر میری تھوڑی پکڑ لی۔ سالے کا پاڑا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، ایک آدمی کو بھی اس گلی سے ہلنے نہیں دیا۔ سڑک پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، پر ہم اسے لے کر آئے ہیں۔ بڑا زور کیا حرام کے جنے نے۔ کانتے نے زمین پر تھوک دیا، اس کے تھوک میں خون ملا ہوا تھا۔ وٹھل غور سے تیواڑی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، تیواڑی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وٹھل پیرو کا بازو پکڑ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ لاڈلے، اس نے بلند آواز میں مجھے پکارا، اسے سنبھال۔ اس نے تیواڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چاقو نکال لیا، میری نظروں میں کرشنا جی کا پٹیوں سے لپٹا ہوا جسم گھوم گیا۔ میں اس کی بوٹی بوٹی کر دینے کے لیے آگے بڑھا۔ وٹھل نے ہاتھ بلند کر کے مجھے روک لیا۔ تیواڑی، کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر دے، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک ہی آخری خواہش ہے دادا، اپن کو ایک چاقو دے دو، اپن ایسے نہیں مرنا چاہتا۔ تم اپن کو چاقو کے بغیر مارو گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، تیواڑی نے بھاری لہجے میں کہا۔ چاقو کی موت تو عزت کی موت ہوتی ہے تیواڑی، میں تجھے لڑتے ہوئے مرنے کی عزت نہیں دینا چاہتا، یہاں تیرا آنا ہی تیری موت کے برابر ہے۔ استاد جامو سے کہا گیا تھا کہ وہ تجھے زندہ پکڑ کر لائے، تو دیر ہوئی، مر چکا ہے۔ وٹھل کی آواز بھی جیسے اس کی آنکھوں کی طرح سرخ تھی۔ اپن تم سے اپنی آخری خواہش بول دی ہے اور اپن تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، تیواڑی گرج کر بولا۔ جامو نے اس کی طرف چاقو چھال دیا۔ وٹھل بھائی، اسے اپنی حسرت نکال لینے دو، اسے چاقو سے مارا نہیں جائے گا۔ تیری مرضی جامو، وٹھل نے اپنا چاقو لہراتے ہوئے کہا۔ نہیں وٹھل بھائی، تم نہیں، جامو وٹھل کے سامنے مزاحم ہو گیا۔ ادھر کانتے تیواڑی کی طرف چاقو لیے بڑھنے لگا۔ تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، میں نے چیخ کر کہا، تیواڑی کو میں دیکھوں گا، تم ہٹ جاؤ۔ لاڈلے، وٹھل دھاڑنے لگا۔ مجھے منع مت کرو وٹھل بھائی، میں نے تل ملا کے کہا۔ تیرا کام چاقو چلانا نہیں ہے، وٹھل غضبناک آواز میں بولا۔ مجھے مت روکو۔ میں ایک جست لگا کے تیواڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ کانتے نے پھر آڑے آنے کی کوشش کی، میں نے اسے دھکا دے دیا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور کمرے میں ہمارے لیے ایک دائرہ بن گیا۔ چاقو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، میرے رگ اور پے میں سنسنی دوڑی ہوئی تھی۔ مجھے تیواڑی کے مقابل دے کر وٹھل چپ ہو گیا۔ کمرے میں ہر آواز معدوم ہو گئی تھی۔ میں اس کے حملے کا انتظار کرنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی داؤ آزمانے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اسی لمحے مجھے وٹھل کی بات یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں مجھے نصیحت کی تھی کہ لڑتے وقت دماغ ٹھنڈا اور جسم گرم رکھو۔ میں نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم بجبر روک لیے، ورنہ میں تو اپنا چاقو بھی پھینک دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جامو کا جو چاقو تیواڑی کے ہاتھ میں تھا، اسے اسی سے لہو لہان ہونا چاہیے تھا۔ تیواڑی اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑ رہا تھا۔ زخمی ہو جانے کے باوجود اس کے جسم میں طوفان کی لپک تھی۔ اگر وہ دوبارہ زخمی ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے خلاف چاقو اٹھانے پر آمادہ نہ ہوتا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ جامو نے اس کے گال اور سینے پر خون کی لکیریں بہت احتیاط سے کھینچی ہیں۔ یہ لکیریں کھینچنا بہت مشکل کام ہے، یہ اسی وقت کھینچی جاتی ہیں جب ریات کا کوئی گوشہ ذہن میں موجود ہو۔